आज का हमारा टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप चैप्टर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले आर्टिकल के अंदर माइक्रोस्कोप को डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। अब हम इसकी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड वर्ड खुद ही बता रहा है कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये उससे बेहतर या एडवांस है। इसमें एक ही बजाय दो लेंस यूज़ होते हैं। तो बुनियादी तौर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसे लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लाइट को यूज़ करते हैं स्पेसिमन को देखने के लिए। तो जो दो लेंस हम यूज़ करते हैं उनमें से एक जो लेंस है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं और एक को हम आईपीस कहते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें दो लेंस बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। एक ये ऊपर जहाँ से आप देख रहे होते हैं इसको हम आईपीस बोलते हैं, और एक लेंस यहाँ लगा होता है, क्योंकि आपका जो स्पेसिमन होता है जिसको आपने देखना होता है वो यहाँ स्लाइड के ऊपर रखा होता है, और ये लेंस हम यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए। ये वो लेंस है जो उस ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसलिए ये जो लेंस है इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आम तौर पे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स लगे होते हैं जिनकी डिफरेंट पावर्स हैं, और ये एक स्पेसिफिक पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस और ये दूसरा पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपको जितनी मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंगली आप इस लेंस को चेंज करते हैं। तो बहरहाल ये एक ऑब्जेक्टिव होगा, और यहाँ पर जिधर से आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी ये कन्वेक्स लेंस होगा जिसको हम आईपीस बोलेंगे। नीचे ये मिरर रखा होता है ताकि जो लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर स्पेसिमन को जाए, और स्पेसिमन जो है वो उससे इल्यूमिनेट होगा, और जिससे हम उसकी जो विजुअल है वो ज़्यादा अच्छे से ले लेंगे। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप चूँकि मैट्रिक लेवल पे आपने लेबॉर्ट्री में भी यूज़ की होती है, बायोलॉजी के अंदर तो आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। दूसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो इसकी डायग्राम है। इसको हम इसकी रे डायग्राम बोलते हैं। रे डायग्राम में ये है कि आपने बाकायदा रेज़ की मदद से इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम कैसे करती है। अभी इब्तदाई तौर पर मैं सबसे पहले आपको इस डायग्राम के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी पैदा हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो उसको हमने ऑब्जेक्टिव का नाम दे दिया, और ये कन्वेक्स लेंस जो है ये आई के करीब है तो इस वजह से हम इसे आई पीस का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले आप तवज्जो करें ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है। ये जो लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ क्या चीज़ है? इस लेंस का जो सेंटर है इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इस पे पैरेलल रेज जब पड़ती हैं तो ये उसको एक पॉइंट पे फोकस करता है। जिस पॉइंट पे ये इसको फोकस करता है इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो चाहे ये लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, प्रिंसिपल फोकस दोनों जानिब बनेगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इसकी फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव की। दूसरी जानिब जो आई पीस है, अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी अंडरस्टैंड कर लें। ये जो कन्वेक्स लेंस है इसकी आपको एक कर्व नज़र आ रही है। अगर आप इस कर्व को एक्सटेंड करें तो ये बाकायदा एक स्फीयर बनेगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि वो स्फीयर जिसकी कर्व से ये कन्वेक्स लेंस बना है, या कन्वेक्स लेंस की जो कर्व है इससे बनने वाला जो स्फीयर होगा, उस स्फीयर का जो डायामीटर होता है उसे हम लेंस का अपर्चर बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द लेंस।
तो लिहाजा यहाँ ये याद रखना है आपने कि ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है ये स्मॉल होता है और आई पीस का अपर्चर जो है वो ज़्यादा होता है। ये इनमें डिफरेंस है और इसी बेस पे इनकी जो फोकल लेंथ है वो भी डिफरेंट होगी। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है और आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये एज ए कंडीशन हम बोलते हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस शुड बी ग्रेटर दैन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब ये क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, ये जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमें महसूस होगा, एहसास होगा कि ये ऐसा क्यों ज़रूरी था। तो चलिए आगे इसको बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव से आगे यहाँ पर मैंने बताया कि ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ तक इसकी ये फोकल लेंथ है। अब इस प्रिंसिपल फोकस से जो डबल फासला होता है इसे हम 2f फासला कहते हैं। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है और इस ऑब्जेक्ट का जिसका नाम आपने रखा है AB, जिसकी हाइट है h। अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है A1B1। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इमेज, या ये वो इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा। तो ये काम हो गया ऑब्जेक्टिव का मुकम्मिल। अब आती है बात आई पीस की। आई पीस को ये A1B1 जो कि ऑब्जेक्टिव का इमेज है वो आई पीस को एज ए ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी ये आई पीस इस A1B1 जिसकी हाइट h1 है इसका एक अगेन इमेज क्रिएट करेगा इसी डायरेक्शन में, दैट इज़ वर्चुअल इरेक्टेड एंड लार्ज, जिसको हमने A2B2 से रिप्रेजेंट किया है, जिसकी हाइट h2 है। बाकी रे की मुकम्मल डिटेल में आगे थोड़ी देर बाद आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट आप इस डायग्राम से भी देख लेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से जब ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको पूछा जाता है व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ रे डायग्राम एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिफ़ाइन करते हुए, इसकी प्रिंसिपल बताते हुए, इसकी डायग्राम बनाते हुए इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, दैट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर। तो ये आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो स्टार्ट लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो आप लोगों ने चूँकि पहले ही पढ़ रखा है कि जो माइक्रोस्कोप है ये हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को एनलार्ज करने के लिए। और जब बात आती है हाई रेजोल्यूशन की, तो फिर हाई रेजोल्यूशन के लिए वी नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी आम तौर पर आप यूँ समझ लें कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप 300 टाइम्स एनलार्ज करके दिखा सकता है मैक्सिमम, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये 2000 टाइम्स एनलार्ज करके दिखा सकता है। यानी यूँ आप इसकी पावर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसलिए आगे टेक्नोलॉजी चूँकि इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमारे पास 8-10 मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और उसमें स्पेसिमन यूज़ होने के या स्ट्रक्चर के लिहाज से ये जो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी बात हम कर रहे हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक के लिहाज से है। मैं एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ। ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है ना, जिसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह रहे हैं, इसको कंपाउंड का वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो एक से ज़्यादा हो, यानी 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव लगे हों। इसी शक्ल में, इसी स्ट्रक्चर में हमें सिंपल माइक्रोस्कोप भी मिलती है। उसमें हम कहते हैं कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस हो और एक ही आईपीस हो तो उसको भी सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। लिहाजा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ये थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली हमारे आर्टिकल के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जिस सिंपल माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन किया गया है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसके बारे में बात की। ये एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है। लेकिन जब हम करंट एरा के अंदर बात करते हैं, जब बहुत सारी हमारे पास माइक्रोस्कोप्स मौजूद हैं, तो तब हम ये जो एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस की माइक्रोस्कोप होती है, इसको हम एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो लिहाजा अगर आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल पे चला जाए तो आप कंफ्यूज ना हो।
ये एक ही चीज़ उस लिहाज से डिस्कस की जा सकती है। बहरहाल अब हम इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो जैसा मैंने कहा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें दो लेंस यूज़ होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज। एक को हमने ऑब्जेक्टिव का नाम दिया जो कि लेंस है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, और एक है आई पीस जो लेंस है टुवर्ड्स द आई और ये कंपैरेटिवली लॉन्गर फोकल लेंथ का होना चाहिए। कंपैरेटिवली किससे? ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव से ये इसकी फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें कि किस असूल पर ये डिवाइस काम करती है, जो डायग्राम से मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप डायग्राम से दोबारा इस कॉन्सेप्ट को देखें, फिर मैं आगे इसको वापस लाता हूँ। देखें, हम लोगों ने ना दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकट्ठे जो है वो देखने हैं, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो पहले आपने ना आई पीस को जहन से निकालना है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे तवज्जो देनी है। ऑब्जेक्टिव जो है इसने ए बी ऑब्जेक्ट का एक इमेज क्रिएट किया जो A1 B1 है। तो ये एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आप ले लेंगे। रे डायग्राम आपने जो लेनी है इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो हेड से दो रेज आपने लेके चलनी है। एक रे ऑफ लाइट आपने वो लेनी है जो इसके प्रिंसिपल फोकस से गुजरे और लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और दूसरी रे ऑफ लाइट आपने वो लेनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये याद रखना, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी दैट मीन्स यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा एज ए इमेज। और ये चूँकि हमने सिर्फ दो रेज सेलेक्ट की हैं अपनी इमेज की पोजीशन को देखने के लिए, ऐसे ही बहुत सारी रेज ऑफ लाइट्स मिलकर ये पूरे का पूरा इमेज क्रिएट करेंगी। अच्छा, अब मैंने शुरू में ये कहा कि आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये प्रिंसिपल फोकस है आई पीस का। अच्छा, कंडीशन अब ये है कि हमने इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करनी होती है कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव बनाएगा ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आना चाहिए, यानी इट शुड बी इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। इससे क्या फ़र्क होगा? अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करें तो ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का बन जाएगा। क्योंकि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम विदिन द प्रिंसिपल फोकस रखेंगे या विदिन द फोकल लेंथ रखेंगे तो ये लेंस उस ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में एक लार्ज वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बना देगा। यानी यहाँ पर ये जो आई पीस है दिस विल बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव से बनने वाला ये इमेज यहाँ इसकी प्रिंसिपल फोकस के अंदर आना ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल होता है या आसान होता है अगर इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा हो। तो यही बेसिकली वो असूल है जिस पे ये काम कर रहा है। सो व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव of small focal length is within the focal length of the eyepiece of large focal length, then a virtual, inverted and a magnified image is obtained. So this is the principle। ये ख़ास तौर पर याद रखिएगा प्रिंसिपल, क्योंकि ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप वर्डिंग अच्छी बना के आंसर कर पाएंगे। ये डायग्राम मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ। दिस इज़ अ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी रह ना जाए। बेसिकली ये जो डायग्राम है यही सारा आर्टिकल है, यही सारा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी तरह का कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है या कोई भी कंसेप्ट क्वेश्चन बनता है तो वो सारा आपका इस डायग्राम से बिलोंग करता है। अगर ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आप क्रैक कर लेंगे हर क्वेश्चन के प्रॉब्लम को। सो यहाँ पर आप दोबारा से देखें, हमारे पास जो एक चीज़ क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है कि अगेन ऑब्जेक्टिव है और हमारे पास आई पीस है। मसलन ये मैं बताता हूँ कि ये जो लेंस आपको नज़र आ रहा है
ये लेंस बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की कंडीशंस क्या थी मैंने बताई, थोड़ा रिकॉल करें अपने माइंड में, फौरी तौर पे देखें आपको ये पता लगा कि नहीं लगा। बल्कि आप इस तरह करें कि ये लेक्चर सुन रहे हैं आप साथ में कमेंट में जाएं और कमेंट में जाकर बताएं कि आपको ये जो लेंस नज़र आ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, इसके बारे में आपको भी फ़ौरन पता लगा। फ़ौरन इसी जगह पे पॉज करें और आंसर लगाएं। तो बहरहाल ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस का जो जिसकी जो पहचान है, इसका जो डिफरेंस है, ये आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इनके बारे में अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी देन आप उसके बाद डायग्राम को समझ पाएंगे। सो मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है इसका अपर्चर जो है वो स्मॉल है और इसका अपर्चर जो है वो लार्ज है। अपर्चर क्या है जी, इसको आंसर करें कि व्हाट इज़ अपर्चर। मैंने कहीं पर भी इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है, सिर्फ बोली है, तो आप इसको डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ अपर्चर ऑफ द लेंस। चलें, ऑब्जेक्टिव में मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्टिव की ये जो F0 है, इस F0 से मुराद है प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, ये भी F0 है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा दोनों जानिब वो बराबर होगा। तो इस को पहले आपने ज़हन में रखना है कि ये इसकी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। इधर से आप देखें ये जो FE है ये है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम FE बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से। अब यहाँ से नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो AB है ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, जिसको हमने बेसिकली विजुलाइज करना है। ये हमारा एक्चुअल स्पेसिमन है। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखना है, कीपिंग इन द माइंड कि एक तो ये F0 है यानी इसकी फोकल लेंथ है, एक इसका डबल डिस्टेंस होगा। इसका डबल डिस्टेंस आप एज्यूम कर लें यहाँ कहीं पे होगा। तो आपने F और 2F, इसे आप बोलेंगे 2F यानी डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो F और 2F के दरमियान आपने इस ऑब्जेक्ट को रखना है और इस तरह से रखना है कि ये F0 के करीब ही रहे, सेंटर से थोड़ा करीब ही रहे। तो ये हाइट h का एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपने लेनी है दो रेज़। एक रे आपने वो लेनी है जो कि ऑप्टिकल सेंटर, जो कि ये है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। और याद रखना कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आपने वो लेनी है जिसने अब इसके प्रिंसिपल फोकस से गुजरना है। आपने ये बात ऑलरेडी पढ़ी भी है कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल रे आए तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। अब ये इसका उलट प्रोसेस है। उलट प्रोसेस कैसे है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से लेंस पे आके मिलेगी तो यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ आपने इस बात को जहन में रखना है कि एक रे ऑफ लाइट वो जो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और एक रे ऑफ लाइट वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ पर आकर मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट इमेज है जो इस ऑब्जेक्टिव ने क्रिएट किया है एक सर्टेन डिस्टेंस पे। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। भी आने जहन में आई पीस को नहीं लाना, बाकी चीज़ों को नहीं लाना, जो मैं बता रहा हूँ जस्ट यहीं तक फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है इसको हम P0 लिखेंगे। इसको P0 को ज़हन में रखें। P0 इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस।
और ये जो इमेज हमारा क्रिएट हो रहा है, इस इमेज से जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा क्यू नॉट। तो ये जो क्यू नॉट है, इट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस। तो ये पी नॉट भी, क्यू नॉट भी, एफ नॉट भी, ओ नॉट भी, एच भी और एच वन भी, और ये इनका सारा रे डायग्राम स्ट्रक्चर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप इसको बाय हैंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी और आपके लिए थोड़ा मुश्किल करेंगी। चलें, अब हम आते हैं आई पीस की तरफ। जो आई पीस है, ये आई पीस बेसिकली हमने ये कहा कि इसकी जो फोकल लेंथ है, अब ये एफ ई जो है ये फोकल लेंथ है आई पीस के, यानी फोकल लेंथ का मतलब ये डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान। अब चूंकि ये वाला जो H1 है, A1 B1 हाइट का, H1 हाइट का, A1 B1 जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, जब मैं बात करूँगा ऑब्जेक्टिव लेंस की तो उसके लिहाज से ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से ये इमेज है, लेकिन आई पीस के लिहाज से ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। यूँ समझ लो कि आप एक शीशे के अपोजिट एक और शीशा रख देते हैं और आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। जब आप एक शीशे में खड़े होकर उसी शीशे के अंदर दूसरे शीशे को देखेंगे तो उस दूसरे शीशे के अंदर भी आपको अपना इमेज नज़र आ रहा होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव ने तो इसको एज ए इमेज बनाया, लेकिन जो आई पीस है इसने इसको एज ए ऑब्जेक्ट लेना है और ये इसका एक अगेन इमेज बनाएगा। और चूँकि हमने ये पढ़ा है, ये हमारी इंफॉर्मेशन में है फ्रॉम द सिंपल माइक्रोस्कोप कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट विदन द फोकल लेंथ आ जाए तो लेंस उस ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में एक लार्ज विर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बना देगा। तो जो कि हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, H2। तो आई पीस इस H1 का एक अगेन इमेज क्रिएट करेगा, दैट इज़ H2। अच्छा, अब आई पीस का अब आई पीस के लिए क्या है, आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे P डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे कि यहाँ A1 B1 का जो फासला है आई पीस से वो PE है, क्योंकि ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप गौर करो कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्या था, Q नॉट। ऑब्जेक्टिव के लिए ये डिस्टेंस Q नॉट था, P नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज है और आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरी तरफ ये जो H2 है इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लिखेंगे QE। तो QE बेसिकली इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड PE इज़ बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस आई पीस। तो ये आपने दोनों बातें याद रखनी है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ये है कि हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है वो H है और फाइनल ऑब्जेक्ट H2 है। H1 ने जस्ट अपना रोल प्ले किया है H2 को क्रिएट करने के लिए। जब हम ओवरऑल अब बात करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो H है और जो इमेज है वो H2 है। लिहाजा ये H जो ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ पर जो एंगल बनेगा, विजुअल एंगल जो बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल अल्फ़ा। दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल अल्फ़ा। और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा हमारे पास इस फाइनल इमेज का, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल बीटा। ठीक है, तो आप इस एंगल अल्फ़ा को यहाँ पर थीटा नॉट बी लिख सकते हैं और ये जो एंगल बीटा है इसको यहाँ पर थीटा ई भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, दोनों ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक में बेसिकली थीटा नॉट और थीटा ई के साथ लिखा गया है, तो आप उसके मुताबिक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ फर्दर मैं आपको ये बता दूँ कि जब यहाँ फाइनल इमेज बनेगा तो आपने ये जो रे ऑफ लाइट आ रही थी ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको बिल्कुल सेम सीधा लेके जाना है, लेंस से टकराना है और यहाँ से इसको बेंड करना है। ये बेंड होकर कहाँ से गुजरेगा, ये बेंड होकर गुजरेगा प्रिंसिपल फोकस से, यानी जो आई पीस का फोकस होगा ना यहाँ कहीं पर,
तो ये रे ऑफ लाइट उस प्रिंसिपल फोकस से पास करवानी है आपने, जो बिल्कुल इसके अपोजिट इक्वल डिस्टेंस पे होगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट आपने यहीं से सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देनी है। तो यहाँ पर ये दो रे ऑफ लाइट बनेंगी, एक रे ऑफ लाइट ये वाली जो ऊपर से आ रही थी और दूसरी रे ऑफ लाइट ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब आपने चूँकि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली तो ये जा रही हैं, अब हमारी आँख को ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट आती हुई मिलेंगी, ये ऐसा महसूस होगा कि ये पीछे किसी एक कॉमन पॉइंट से आ रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी को पीछे बढ़ाते जाएं डॉटेड लाइंस के साथ, मसलन आप ये एक रे ऑफ लाइट, ये रे जो है इसको हम डॉटेड लाइंस के साथ यहाँ से पीछे मिलाते जाएं, और दूसरी ये जो रे ऑफ लाइट है इसको डॉटेड लाइंस के साथ पीछे मिलाते जाएं, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट। तो इस आँख को, इस ऑब्जर्वर को जो इमेज है वो यहाँ पे मिलेगा, जबकि इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बेसिकली एक ऐसा महसूस हो रहा है कि ये यहाँ से इमेज फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, तो इसलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से आने रिप्रेजेंट करना, यानी ये कंडीशन है कि ये आपको डॉटेड लाइन में ही रखना है। सो दिस इज़ ऑफ हाइट h2 विच इज़ योर फाइनल इमेज। स्टूडेंट्स, आखिरी बात इस डायग्राम में जो रह गई है वो ये है कि मैंने टॉप में एक चीज़ मेंशन की है, दैट इज़ L। इस L को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर गौर करें तो ये जो लेंथ है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Q0 एंड इन टर्म्स ऑफ PE। अब Q0 क्या है? A1 B1 का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, और PE क्या है? डिस्टेंस ऑफ A1 B1 फ्रॉम आई पीस। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास L आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ हुआ है, इसके अलावा कुछ MCQs में ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, और ये मुमकिन है कि आपको डाटा के अंदर MCQs के अंदर जो है वो Q0 PE डिस्टेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि जी बताओ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये भी मुमकिन है कि ये कह दिया जाए कि लेंथ जो है वो माइक्रोस्कोप की ये है, और जो फर्स्ट इमेज क्रिएट होता है वो इतने फासले पर होता है, बताओ कि आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा या PE क्या होगा। तो इसे कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो ये डायग्राम को आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर आप इसको समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो जैसा मैंने अभी सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, अपने वही कॉन्सेप्ट जो है अब अल्फाज की सूरत में लिखना है। तो इसके दो स्टेप में हम चलेंगे। पहला स्टेप है इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। The object of height h is placed just beyond the principal focus of the objective. A real inverted and magnified image of h height h1 is formed. This image act as object for the eyepiece. तो eyepiece के लिए वो object होगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज क्रिएट करता है वो eyepiece के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा इसका पार्ट होगा वर्किंग का, इमेज फाउंड बाय द eyepiece. The image formed by the objective lies within the focal length of the eyepiece. Eyepiece make a virtual magnified image of height h2 at the near point. तो ये virtual भी होगा, magnified भी होगा, erected भी होगा, और eyepiece behave करेगा like simple microscope। तो वही सारी डिस्कशन जो डायग्राम में हमने की है वही आप लोगों ने अल्फाज की सूरत में वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। अब चूँकि हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर। अगर बीटा और अल्फ़ा रिस्पेक्टिव एंगल हों, फाइनल इमेज ऑफ द हाइट h2 और ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट h, तो फिर हमें ये मालूम है कि मैग्नीफाइंग पावर को लिखा जा सकता है बीटा ओवर अल्फ़ा। अब चूंकि हमने ये पढ़ा है कि जो बीटा है उसको हम टेन बीटा लिख सकते हैं, जो अल्फ़ा है उसको हम टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं, और
चूँकि यहाँ पर हमने बीटा को थीटा ई का नाम दिया और अल्फ़ा को थीटा नॉट का नाम दिया, तो आप इस फार्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे इस लिहाज से। अगर स्टूडेंट्स आप इसका रेफरेंस जानना चाहें तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा। चैप्टर 7 में आर्टिकल था सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आपने फर्स्ट टाइम ये देखा था, या फिर आप लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्कस किया था, तो इन दोनों जगह पर आपने एक बात कही कि अगर तो स्मॉलर एंगल हो तो स्मॉलर एंगल के लिए हम थीटा की जगह पे साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बात आपने पढ़ी चैप्टर 7 में, चैप्टर 5 में। फिर जब आप चैप्टर नंबर 9 में गए तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी, एक टेबल भी वहाँ पे पढ़ा था कि स्मॉलर एंगल्स के लिए जो साइन थीटा है और टेन थीटा है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर होती हैं। अब अगर साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, तो अगर हम वो 7 वाली और 9 वाली दोनों बातें मिला लें तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक सिंपल एंगल को हम टेन एंगल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी इसकी तोजी और भी हैं। तो अब हम इसको आगे देखें तो हम ये जानते हैं डायग्राम से आपने बेसिकली ये बताना है कि टेन थीटा जो है वो h ओवर डी के बराबर होगा, जो टेन थीटा ई है वो h2 ओवर डी के बराबर होगा। ये दोनों की आप वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा h2 ओवर h। तो इस h2 ओवर h को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं h1 के साथ और डिवाइड भी कर देते हैं h1 के साथ। क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारे पास h2 बटा h आई, h1 से हमने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे इस अंदाज से कि h1 जो है इसके साथ हम h को लिख देते हैं और h2 जो है उसके साथ हम h1 को लिख देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। यहाँ से अब ये चीज़ आप डायग्राम से देख लेंगे कि h1 बटा h क्या है। h1 है इमेज की हाइट, h है ऑब्जेक्ट की हाइट। किसके लिहाज से? ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। तो हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को तो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है h1 बटा h जो है ये मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्टिव की। इसी तरह अगर हम h2 ओवर h1 को देखें तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ, ये सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई पीस। तो h2 बटा h1 जो है ये आई पीस की मैग्नीफिकेशन है, जिसको हम m2 कहेंगे। तो ये इसको ठीक कर लें। तो सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज नाउ। यही जो मैग्नीफाइंग पावर है, फिर इसको हम h1 बटा h की जगह पे m1 आ जाएगा और h2 बटा h1 की जगह पे m2 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात आई, और वो दिलचस्प बात क्या आई कि इट इज़ सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द टू लेंसेज। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे। इनकी मैग्नीफिकेशन ऐड नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन है 5 और आई पीस की मैग्नीफिकेशन है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक की मैग्नीफाइंग पावर 5 है और दूसरे की मैग्नीफाइंग पावर 3 है, तो ये ऐड नहीं हो रहे। अगर ये ऐड होते तो टोटल 8 होता, फिर हम कहते हैं जी टोटल मैग्नीफाइंग पावर जो वो 8 हो गई है, बल्कि ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, ये सॉरी एक की 5 और एक की 3 है, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 जो है वो हमारे पास ये 15 टाइम लॉट्स करके दिखाने के काबिल बन जाएगा। इसी तरह आप प्रोडक्ट को अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूँ कह लूँ कि 15 को मल्टीप्लाई करें आप 10 के साथ, तो आप 15 को ऐड करें 10 के साथ, तो हेल ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। सो इसी तरह से आप इस बात को बहुत अच्छे अंदाज से पिक कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। So now m1 is the magnification of the objective lens which can be written as। अच्छा देखो, जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये एक बेसिक लेंस, सिंपल लेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो आई पीस है इसके बारे में हमने कहा कि ये तो एक्ट कर रहा है लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप।
तो लिहाजा जो M2 है इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ड्राइव किया था। और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने ड्राइव किया था m = 1 + d/f। और यहाँ पर आपने एक काम करना है जो यहाँ पे गलती से नहीं हो सका, वो ये है कि ये आपने f को सिंपल f नहीं लिखना बल्कि इसको लिखना है FE। यहाँ पर FE होना चाहिए और ये एक छोटी सी मिस्टेक है, आपने इसको नहीं करना रिपीट, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर FE होगा। क्यों? क्योंकि M2 जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है आई पीस की। जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में चूँकि एक ही लेंस था तो हम यहाँ F के साथ ना F0 करते हैं ना FE करते हैं, बट यहाँ पर इसको FE करना ज़रूरी है। तो उसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये हमारे पास एट द एंड फिर क्या बन गई, अगर यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को देख लें तो ये M1 की जगह Q/P आ जाएगा और M2 की जगह आ जाएगा 1 + d/f। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इस F के साथ FE लिखना ज़रूर है क्योंकि ये आई पीस की फोकल लेंथ है, वरना आपका नंबर डिडक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी डेरिवेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो ये फार्मूला उन्हें याद रहना, यहाँ देख सकते हो आप कि ये FE है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो नॉर्मली ये मल्टीपल्स की फॉर्म में हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर को लिखते हैं जो कि 5, 10, 40 एट्सेट्रा। तो इसको x के साथ लिखते हैं, x5, x10, x40। x का मतलब भी ये है, मल्टीपल साइन है, दैट मीन्स कि ये इतने गुना इतने टाइम्स लार्ज करके उसको दिखा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करते हुए इसको भी ज़रूर शामिल रखेंगे, क्योंकि हमने ये शुरू में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब तक हम उसकी माइनर डिटेल्स को देखने के लिए उसकी रेजोल्यूशन की बात ना करें। लिहाजा यहाँ पर ये एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फॉर हायर resolving power, what do you have to do? The limit to which a microscope can be used to resolve the details depends on the width of the objective। अब पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि ये ऑब्जेक्टिव की विड्थ पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर एक वाइडर ऑब्जेक्टिव होगा तो वो ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन क्रिएट करने में काम आएगा। ये आप यहाँ पर दूसरी जो बात देखें, यूज़ ऑफ ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस लेस डायफ्रैक्शन एंड अलाउ मोर डिटेल्स टू सीन। अगर आपको याद हो तो हमने रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला पढ़ा था, दैट इज़ λ/डेल्टा लैम्डा। तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि डेल्टा लैम्डा जो है वो चेंज इन वेवलेंथ है, और अगर हमारी जो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा स्मॉल होती जाएगी उतनी ज़्यादा लेस डायफ्रैक्शन होगी, और जितनी लेस डायफ्रैक्शन होगी उतनी रिजॉल्विंग पावर जो है वो बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास जो प्रोमिनेंट है वो ब्लू लाइट हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसकी हायर मैग्नीफिकेशन के लिए वाइट लाइट की बजाय ब्लू लाइट और वाइडर ऑब्जेक्टिव हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटी सी एक कंट्रोवर्सी है, एक स्टूडेंट्स आमतौर पे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं। इसको ज़रा स्पेसिफिकली, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये फार्मूला देखें तो हमारा जो आई पीस की फोकल लेंथ है वो बटे में आ रही है, ठीक है, रेशो में आ रही है ये। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर अगर हमारे पास फोकल लेंथ आ रही है आई पीस की, तो इसका मतलब है कि हम अगर अच्छी या बेहतर मैग्नीफिकेशन लेना चाहते हैं तो आई पीस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, जबकि शुरू में हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात के, सर वहाँ पर हम कह रहे थे कि आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और फार्मूला में ये कह रहा है कि अगर अच्छी या बेहतर आपने मैग्नीफाइंग पावर लेनी है तो आई पीस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो बेटा इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिंपल बेसिकली ये है कि आप जो है
जो ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस की आप फोकल लेंथ जो है वो आप कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, फोकल लेंथ जो आई पीस की है ना वो कम होनी चाहिए अच्छी मैग्नीफिकेशन के लिए, लेकिन जितनी भी आप लें वो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कंडीशन ये नहीं है कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस वैसे ही ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वॉट एवर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास पहले आपने जो कि मैंने शुरू में बताया था ना आपको डायग्राम के अंदर कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो एक से ज़्यादा लगे होते हैं, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फ़र्ज़ कर लें 5x का है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 10x का है और तीसरा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फ़र्ज़ कर लें 40x का है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव की 3 ऑप्शंस आ रही हैं। अगर तो आपका जो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, अगर तो आप ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं 5, ये बेसिकली ये तो है मैग्नीफाइंग पावर, मैं आपको फोकल लेंथ की बात करने लगा हूँ। तो आप एग्जांपल ले लें 5 सेंटीमीटर, उसका तो यूनिट होगा। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की जो है वो 8 सेंटीमीटर है और तीसरे की जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर आपकी आई पीस की फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वो तीनों से ज़्यादा है। तो अब आप चाहे जो मर्जी ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करें यू विल गेट द मोर मैग्नीफिकेशन पावर, क्योंकि फोकल लेंस जो वो तीनों से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन इसलिए है कि ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हमें देखना है। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। Dear students, thanks for watching the video. These are the relevant questions of the topic. Exercise short questions. 10.3. Why would it be advantageous to use blue light with a compound microscope? 10.4. One can buy a cheap microscope for use by the children. The images seen in such a microscope have colored edges. Why is this so? 10.5. Describe with the help of diagrams how biconvex lenses can be arranged to form a microscope. Past papers short questions. Sketch the ray diagram of a compound microscope. Describe the principle for the operation of a compound microscope. Numerical problems. Consult numerical 10.5. 10.6 from exercise and example 10.1. To get the answers of these questions, stay connected with us. Subscribe Mind to Minds channel and share a link with others. Thank you.